हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोक्लॉक। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या है यूएनओ, कब और किन हालातों में इसकी शुरुआत की गई थी, कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, कौन सी कंट्रीज़ इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और वो परमानेंट कैसे बने, वीटो पावर क्या है, इसके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, क्या इंडिया कभी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन सकेगा, और भी बहुत सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला, जिसके बाद देखा गया कि हर कंट्री को यहाँ पे काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो भविष्य में ऐसे युद्ध के हालात ना बने, इसीलिए सभी कंट्रीज़ द्वारा मिलकर 10 जनवरी 1920 को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस किया गया और लीग ऑफ नेशंस की शुरुआत की गई, ताकि आगे कभी भी जंग के हालात ना बने। पर 1 सितंबर 1939 को शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू की, जो कि पूरे 6 साल 2 सितंबर 1945 तक चलता है। तो इससे एक बात तो साफ थी कि लीग ऑफ नेशन अपना काम करने में असफल रही है। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने वाला था, तो 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज़ द्वारा, जिन्हें फाउंडिंग मेंबर्स भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर पे साइन किया गया और 24 अक्टूबर 1945 से यूनाइटेड नेशन प्रभाव में आया। इंडिया उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, पर फिर भी इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। यूएन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं: स्पेनिश, चाइनीज़, अरबिक, रशियन, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। अभी इन सभी ऑर्गन्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर पहले एज अ होल ये जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, ताकि किसी भी देश के बीच जंग जैसे हालात ना पैदा हों। सभी मेंबर कंट्रीज़ के बीच एक फ्रेंडली और हेल्दी ट्रेड रिलेशन बना रहे, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना और इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना। इन सब के साथ कई और भी काम हैं, और इन्हीं को करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स को। तो पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली एक असेंबली है जहाँ पे सभी मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने इश्यूज़ को रखते हैं, जिनको सभी के साथ मिलकर डिस्कस किया जाता है और उन पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जनरल असेंबली की मीटिंग्स ज़्यादातर सितंबर से शुरू होती है, जो कि जनवरी या तब तक चलती है जब तक कि सभी इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर लिया जाता। जनरल असेंबली ही यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सभी मेंबर कंट्रीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के सभी हिस्सों से रिपोर्ट्स को रिसीव करके रेजोल्यूशन द्वारा रिकमेंडेशंस देना, और अगर उसके लिए किसी सब्सिडरी ऑर्गन को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है तो यह सब जनरल असेंबली का ही काम है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में किसी नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट करना है तो यह काम भी जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के बजट के लिए भी जनरल असेंबली ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो कि है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्हें वर्ल्ड वॉर टू का विक्टेटर कंट्री भी कहा जाता है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 1963 से पहले ये 6 हुआ करते थे, फिर बाद में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया, जो कि 2 साल के लिए जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और हर साल 5 नए मेंबर्स को चुना जाता है। हाल ही में इंडिया 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बनने में सफल रहा है, जिसका टर्म 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास एक ऐसी पावर होती है जो इसको और भी खास बना देती है, वो है वीटो पावर। वीटो पावर को अभी हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो किसी मेंबर स्टेट पर किसी तरह का बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम है, जिसमें काफ़ी हद तक ये खरा भी उतरा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वॉर तो होनी ही है,
इंसान की फितरत में है जंग करना, पर इसके बनने के बाद अभी तक हमें किसी भी तरीके से वर्ल्ड वॉर जैसे हालात देखने को नहीं मिले हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी काम हैं जैसे कि नए मेंबर के एडमिशन के लिए जनरल असेंबली में रिकमेंडेशंस देना, यूएन चार्टर में किसी चेंजेस के लिए अप्रूवल देना, जरूरत के हिसाब से पीस कीपिंग ऑपरेशंस करना, किसी पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाना या किसी तरह का मिलिट्री एक्शन लेना। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस काउंसिल में यूनाइटेड नेशन और मेंबर स्टेट्स के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर डिस्कशन किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज को सुझाया जाता है, जिसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं जो कि बदलते रहते हैं और साथ में 1600 से अधिक गैर सरकारी संगठन काम करते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह एक कोर्ट है जहां पे अलग अलग देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुना जाता है और इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से उनको एडवाइजरी ओपिनियन दी जाती है। लीग ऑफ नेशंस द्वारा एक परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस की शुरुआत की गई थी, जिसको बाद में लीग ऑफ नेशन के बंद होने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस का एक पैनल है जो कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। पांचवा है यूएन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को यूनाइटेड नेशन का एग्जीक्यूटिव आर्म भी कहा जाता है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के रेगुलर कामों को किया जाता है और बाकी ऑर्गन्स द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद भी कई ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं आई थी, जैसे कि अपना इंडिया, और साथ में बहुत सारे ऐसे देश थे। तो ऐसे कंट्रीज और वहाँ के लोगों के बिहाफ पे ये ट्रस्टीशिप काउंसिल एज अ ट्रस्टी काम करता था और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, पीस और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखता था। 1994 में देखा गया कि सभी कंट्रीज ने सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस को अटेन कर लिया है, आइदर एज अ सेपरेट नेशन और बाय ज्वाइनिंग नेबरिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। क्योंकि जो इसका मिशन था वो फुलफिल हो गया, इसीलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को 1 नवंबर 1994 से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि हो सकता है फ्यूचर में इसका कोई रोल देखने को मिले, पर अभी के लिए ये सिर्फ पेपर्स पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये थे यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को मिलने वाली पावर्स की, जिसे वीटो पावर भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। तो वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है मैं अनुमति नहीं देता हूँ या आई डिसएग्री। अगर यूएनओ में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है और किसी भी परमानेंट मेंबर द्वारा उसके अगेंस्ट में वोट दे दिया जाए तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा और वहीं रुक जाएगा। अगर किसी रेजोल्यूशन पे लगातार 3 बार वीटो हो गया तो उस रेजोल्यूशन को वहीं पर खारिज कर दिया जाता है। वीटो पावर का इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के सिलेक्शन को ब्लॉक करने के लिए भी किया जा सकता है। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहता था, पर चाइना बार बार इस पे वीटो लगा देता था और पिछले 10 सालों में 4 बार इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था, जिसकी वजह से बार बार मसूद अजहर बच जाता था। हालांकि अब उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, पर वीटो की वजह से इस काम को 10 साल लग गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ ही हुआ है, और भी कई कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट मेंबर के वीटो पावर का शिकार हुई है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, हाल ही में यूएसए ने ईरान के मेजर जनरल कसीम सुलेमानी को मार दिया, पर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इनके पास वीटो पावर है और अपने खिलाफ किसी भी रेजोल्यूशन पर ये कंट्रीज वीटो लगा देती हैं और बच जाती हैं। वहीं जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ और सबने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। कमेंट्स में बताइए कि क्या आज के दौर में वीटो पावर को होना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है। अभी तक टोटल 249 बार वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रशिया 116 बार, अमेरिका 82 बार, यूनाइटेड किंगडम 29 बार, फ्रांस और चाइना 16 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं। हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन के 75वें वर्ष पर जनरल असेंबली में अपना भाषण दिया, जिसमें मोदी जी ने कोविड-19 से लड़ने में यूनाइटेड नेशन के रोल पर सवाल उठाया और यह भी पूछा कि कब तक इंडिया जैसा देश दुनिया के इस महत्वपूर्ण फैसले लेने की संरचना से दूर रहेगा। उन्होंने कहा कि यूएनओ की शुरुआत 1945 में
उस समय के अनुकूल हुई थी, पर आज के हालात कुछ और हैं। 75 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है और अब यूनाइटेड नेशंस को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इंडिया विश्व की सबसे बड़ी दवाई उत्पादक कंट्री है और इंडिया की दवाई बनाने और उसे पहुंचाने की क्षमता इस महामारी से लड़ने में काफ़ी मदद करेगी। वैसे अगर देखा जाए तो हर कंट्री परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, पर देखते हैं कि क्यों इंडिया ही इस पोजीशन के ज़्यादा हकदार है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के 1/6 पॉपुलेशन के बराबर है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ एक डेवलपिंग कंट्री भी है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा पर्सनल भेजते हैं। हमारी सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दुनिया भर में कितनी ही कंट्रीज हैं जो कि हमारे ही देश से इंस्पायर हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, इंडियाना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भी कई बहुत सारे। हमारे नाम से एक पूरा ओशियन है जो कि किसी भी और देश के नाम से नहीं है। सो वी आर नॉट अ स्मॉल कंट्री और नॉट अ वीक कंट्री। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो हम डिजर्व करते हैं यूएन का परमानेंट मेंबर बनना। और हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने हिंदुस्तान के दौरे पे भारत के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल सकती है। उसके लिए यूएन चार्टर में अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जिसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला, जनरल असेंबली में 2/3 वोट्स और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 9 वोट्स और साथ में परमानेंट मेंबर्स के 5 वोट। जहां पर मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज के परमानेंट मेंबर बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जिन्हें G4 नेशंस भी कहा जाता है, जो कि है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। पर बाकी कंट्रीज के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो इंडिया के साथ है। ऐसे में देखना है कि कौन परमानेंट मेंबर बनने में और वीटो पावर को हासिल करने में कामयाब होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।